आज की हमारी जो ये वेबिनार सीरीज है, इसकी 5वीं सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत के पहले मैं डॉक्टर उषा साहनी से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना के माध्यम से आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। डॉक्टर उषा साहनी। धन्यवाद सर। कुछ पंक्तियों के माध्यम से माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन करने का दुस्साहस कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, आद्याम जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां, जाड्यान्धकारापहा, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदां। इस मंच पर आप सभी का स्वागत। ये हम सभी को ज्ञात है कि ये हमारी वेबिनार सीरीज की 5वीं वेबिनार है। इस वेबिनार की संकल्पना हमारे कन्वीनर प्रोफेसर संजीव भानावत जी, कम्युनिकेशन टुडे की एक जर्नल है, बाइलिंगुअल मीडिया क्वार्टरली जर्नल, जिसके तत्वावधान में हम इस वेबिनार सीरीज को संपन्न कर रहे हैं। आपसे प्रोफेसर संजीव भानावत जी से कि वे इस वेबिनार सीरीज की पृष्ठभूमि व साथ में आज के इस प्रयोजन का, कि हम जिस कारण से यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसका विश्लेषण करने की कृपा करें। प्रोफेसर संजीव भानावत जी। धन्यवाद डॉक्टर उषा। 2 अक्टूबर को एक संकल्प लिया था कि गांधी जयंती के अवसर पर वेबिनार की एक श्रृंखला शुरू की जाए, जिसके माध्यम से मीडिया और उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, उन पर हम कुछ अनुभवी लोगों के और कुछ युवा लोगों के विचार एक मंच पर लाकर के साझा करें, ताकि इन मुद्दों पर एक विचार श्रृंखला प्रारंभ हो सके। कम्युनिकेशन टुडे पिछले 24 वर्षों से इसकी प्रकाशन यात्रा अनवरत जारी है। कई विशेषांक हमने प्रकाशित किए और अभी इसका कोविड-19 और मीडिया, इस पर लगभग 400 पृष्ठों का एक विशेषांक हम प्रकाशित कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि जो मीडिया कर्मी हैं, जो मीडिया के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, शोध अनुसंधान के क्षेत्र में जो कुछ काम हो रहा है, वो इसके माध्यम से हम प्रकाशित और प्रचारित करें। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब इस वेबिनार सीरीज का एक आइडिया आया था, तो ये सोचा कि क्यों नहीं कुछ युवाओं को भी इसके साथ जोड़ें, और इसी दौर में हमने ये पूरी जो यात्रा है वो शुरू की है। और इस क्रम में जैसा भी आपको बताया कि ये 5वां हमारा कार्यक्रम है। थोड़ा सा रूप इसका चेंज किया है। ये लगा कि ये वैचारिक विचार विमर्श की अपनी एक यात्रा है, क्यों नहीं थोड़ा सा स्वाद चेंज किया जाए। और एक उसी पारिवारिक माहौल में कुछ हमारे जो नए विद्यार्थी हैं, जो उन्होंने पिछले 2-4 सालों में कुछ कविता लिखने की कोशिश की है, तो उनको आमंत्रित किया है ताकि वो अपना जो काव्य यात्रा है उसकी कुछ चुनिंदा कविताएं हम सभी के साथ शेयर करें। तो इस दृष्टि से हमने ये आयोजन थोड़ा सा हमारे टेस्ट को चेंज करते हुए यहाँ पर आयोजित किया है। इसके पूर्व के हम आगे बढ़े, मैं आप सभी को उनसे परिचय भी कराऊं। सबसे पहले शिल्पा भंडारी, जैसा मैंने आपके यहाँ की पारिवारिक माहौल ही है, तो वो एक तरह से मेरी बहन ही है।
और एक बहुत लंबा समय, मैं तो बचपन से देखता रहा किस तरह से उसने अपना अध्ययन जारी रखा, और अनायास जब फेसबुक पे कुछ कविताएं देखने को मिली तो मुझे लगा कि किस तरह से उसके जीवन में अनायास एक साहित्यिक अभिरुचियों का विकास होता है, और कविता के क्षेत्र में उसने पदार्पण किया। फेसबुक पे जब कविताएं देखने लगा तो लगा नहीं, वास्तव में एक कहीं कोई एक इस तरह की दृष्टि विकसित हो रही है, लिखने के प्रति वो संवेदना जागृत हो रही है। और मेरे लिए वह भी एक बहुत ही आह्लाद के क्षण थे जब ये मालूम पड़ा कि उसका वो जो काव्य संग्रह है वो मुझे लगता है कि अगले 5-7-10 दिन में प्रकाशित होकर के हम सभी के हाथ में होगा। लगभग 100 पृष्ठों का ये काव्य संकलन की तैयारी इस समय चल रही है। यूँ शिल्पा का जो शिक्षण प्रशिक्षण है वो सब जयपुर में ही हुआ। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की, राजस्थान यूनिवर्सिटी से साइंस की ग्रेजुएट, इकोनॉमिक्स में एमए किया, और उसके बाद जैसा होता है विवाह हुआ और जोधपुर में जाकर के बस की, और एक बिल्कुल विशुद्ध गृहिणी के रूप में अपने पूरे परिवार को, बच्चों को संस्कार देने का जो एक वो काम रहता है, वो सारे दायित्वों का निर्वहन किया। और इसी बीच में कुछ, देखिए ये साहित्यिक तो इनके पिताजी हैं, बहुत बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रहे हमारे देश के, जिस समय ये विषय नहीं था। क्या हो गया? सर सुन सकते हैं हम? मे बी शायद टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ गया है। इस वेबिनार सीरीज में हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत चेहरे और बहुत ही खूबसूरत लेखक, कवि और टैलेंटेड लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें अभी अभी प्रोफेसर भानावत जिक्र कर रहे थे शिल्पा जी का। क्रम को बताते हुए बताती हूँ, साथ में जुड़े हुए हैं स्वास्तिक साहनी, उसके साथ ही हमारे मध्य हैं रेणु शर्मा जी और प्रियंका कटारिया जी। साथ ही हैं हमारे इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन प्रोफेसर दिनेश चंद जी, जो कि शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज के प्राचार्य भी हैं, लिखते भी हैं। उनकी वाणी से भी हम सब आह्लादित होंगे। शिल्पा जी, आपका परिचय प्रोफेसर भानावत जी ने बड़े खूबसूरत तरीके से दिया है। उस परिचय के साथ ही निवेदन करती हूँ कि आप अपनी जो कविताएं हैं जिनको आप हम सबके साथ साझा करना चाहती हैं, आप आमंत्रित हैं आप प्रस्तुत करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मंच संभाल लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, मैं शिल्पा भंडारी इस मंच के साथ जुड़कर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रोफेसर संजीव भानावत जी का एवं डॉक्टर उषा सहानी जी का, जिन्होंने वो वेबिनार का आयोजन किया और मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं अपने हृदय के उद्गार आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है नारी की दुविधा। आज जितने अवसर नारी को सुलभ हैं, शायद पहले कभी नहीं थे, फिर भी नारी की दुविधा कुछ कहीं बरकरार है। क्यों, कैसे? आइए सुनते हैं नारी की दुविधा के माध्यम से। नारी ओ नारी, न समझी तेरी दुविधा ये दुनिया सारी। जब अपना अस्तित्व ही किया तूने अर्पण, तो दुनिया बोली न कर यूं समर्पण। जरा जाग सोच, देख अपने मन का दर्पण, फिर कर तू नई दुनिया में पदार्पण। नारी ओ नारी, न समझी तेरी दुविधा ये दुनिया सारी। जब तुमने नया कदम उठाया, तोड़ पुरानी बेड़ी नया अपनाया। दुनिया बोली तू तो है मानव जाति का सरमाया। जरा ठहर सोच, देख अपने घर और समाज को, फिर तूने बाहर और घर दोनों की जिम्मेदारी को अपना। नारी ओ नारी, न समझी तेरी दुविधा ये दुनिया सारी। जब दो पार्टों के बीच तू उलझी, संभालने को सब चलाई तूने अपनी मर्जी। दुनिया बोली तू बाहर निकल कर भी ना सुलझी। जरा संभल बदल, देख अपनी जिम्मेदारियों को, बहाने बना न छिपा अपनी कमजोरियों को। नारी ओ नारी, न समझी तेरी दुविधा ये दुनिया सारी। जब बेहतर बनने की तेरी चाहत में,
जब बेहतर बनने की तेरी चाहत ने न झुकने दिया तेरा सिर तेरे स्वाभिमान ने। दुनिया बोली तू तो है बिगड़ गई, जरा रुक पीछे मुड़, देख तेरी प्रगति ने लांघी औरत की मर्यादा। क्यों भूल गई तू समाज का कायदा, नारी ओ नारी न समझी तेरी दुविधा ये दुनिया सारी। सच है अगर तू जीती तो है तालियों की गड़गड़ाहट, सच है अगर तू जीती तो है तालियों की गड़गड़ाहट, पर जरा फिसली तो है लांछनों की हार। दुनिया की नजरों में तेरे अहम से हुआ है घरों का बिखराव, तेरी अति महत्वाकांक्षा के सपनों से घटा है सद्भाव। सच में नारी ओ नारी न समझी तेरी दुविधा ये दुनिया सारी। तुझे नारी से कभी देवी बना सर पे बिठाया, तुझे नारी से कभी देवी बना सर पे बिठाया, कभी दासी समझ ढाया। क्यों नहीं ये समाज स्वीकार कर पाया, तेरा अस्तित्व नहीं सिर्फ तेरी काया। नारी ओ नारी न समझी तेरी दुविधा ये दुनिया सारी। पर अब जरा मचल कर पहल, जरा मचल कर पहल कि अब तो है जीना, खुल कर जीना, नहीं जहर दुनिया के दिखावे का पीना। कि नारी ओ नारी तेरे लिए है ये दुनिया सारी की सारी, सारी की सारी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है तेरा विश्वास ही करेगा तेरा बेड़ा पार। मेरा मानना है कि उस जीवन में अवसाद कभी घटित नहीं हो सकता जहां विश्वास की डोर मजबूती से पकड़ रखी। तो गौर फरमाइएगा, तेरा विश्वास ही करेगा तेरा बेड़ा पार। मत घबराना छोटी बड़ी परेशानियों से, मत घबराना छोटी बड़ी परेशानियों से, बस रखना इतना ही तू याद, तेरा विश्वास ही करेगा तेरा बेड़ा पार। कोई कुछ कहेगा कोई कुछ, जमाने की रवायत है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ, तू न होने देना मन विचलित। कभी खुशी तो कभी गम का संयोग भी मिलेगा, कभी खुशी कभी गम का संयोग भी मिलेगा, कभी नाराजगी तो कभी जीवन में अपनापन छलकेगा। कभी दुनिया तुझसे प्रश्न करेगी, कभी दुनिया तुझसे प्रश्न करेगी, कभी तेरे मन के प्रश्न करेंगे तुझे व्यथित, पर बस रखना तू इतना ही याद, तेरा विश्वास ही करेगा तेरा बेड़ा पार। कभी सतरंगी फूल खिलेंगे, कभी सतरंगी फूल खिलेंगे तो कभी मुरझाएगा चमन, कभी महफिलें सजेंगी, कभी महफिलें सजेगी तो कभी सताएगा अकेला। कभी उगता सूरज, कभी उगता सूरज कर देगा उत्साह उमंग का संचार, तो कभी ढलता सूरज लाएगा मायूसी के बादल हजार। पर बस रखना तू इतना ही याद, तेरा विश्वास ही करेगा तेरा बेड़ा पार, तेरा विश्वास ही करेगा तेरा बेड़ा पार। नमस्कार। ओवर टू यू उषा जी। बहुत खूबसूरत, नारी के सारे विविध आयामों को आपने बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत किया। साथ ही आपने जिस तरह से अपनी कविताओं को मंच पर स्थापित किया है, काबिले तारीफ। जो भी आपकी पृष्ठभूमि, आपके परिचय के विषय में भानावत सर ने यहाँ हमसे बातें साझा की थी, उन्हें देखते हुए आपको कोटि कोटि प्रणाम कि आपने इतनी खूबसूरत पंक्तियों का सृजन किया और इतने भावों के साथ, जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति उन भावों से खुद को जोड़ सकता है, महसूस कर सकता है। जो भी आपने शब्द पिरोए हैं अपनी कविता के माध्यम से, बेहद खूबसूरत। इसी के साथ इस राउंड के लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और प्रोफेसर भानावत जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आगे मंच पर आने वाले हमारे जो कविजन हैं उनके विषय में जानकारी साझा करें। प्रोफेसर भानावत जी। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ तकनीकी व्यवधान रहा बीच में और मैं एक्चुअली परिचय कर, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? सर ऑडिबल है। हाँ, क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है। तो जैसा मैं परिचय करा रहा था, मैं दुर्भाग्य से कविता सुन नहीं पाया शिल्पा की पूरी तरह से, लेकिन हाँ पढ़ने का मुझे अवसर मिला था। तो जीवन का, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक दौर ऐसा आता है जब उस पारिवारिक जीवन में रहते हुए हमने उस प्रकृति और परिवेश को देखने की कोशिश की और जीवन के बहुत सारे प्रश्नों को इन कविताओं के माध्यम से उठाया और समझने की कोशिश की। फिर हमारे साथ हैं
एक बाल कवि, युवा कवि स्वस्तिक साहनी, और ये भी अच्छा संयोग है कि माँ और पुत्र दोनों आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। स्वस्तिक साहनी दीवान स्कूल के कॉन्वेंट स्कूल जो मेरठ का है, वहाँ अभी 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, और पिछले 2-3 साल से जब से मेरा इस परिवार से परिचय हुआ है, मैंने देखा है कि वो अनेक तरह की प्रतिभाओं से संपन्न है। ये किशोर डिबेट में इन्होंने बहुत रुचि ली और अपना अभी से एक यूट्यूब चैनल इन्होंने स्थापित किया, और उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो प्रश्न उस बच्चे को कहीं न कहीं व्यथित करते हैं, दिमाग में कौंधते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के उसने कविताओं के माध्यम से अपने आप को व्यक्त किया है। और एक बड़ी उपलब्धि अभी ये रही है कि पिछले करीब 1-1.5 साल से एक उपन्यास पे काम कर रहे थे, स्ट्रिंगल थ्रेड। यदि स्वस्तिक साथ में है हमारे, तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो किताब दिखाएं हमारे श्रोताओं को कि इतनी अल्प आयु में ही उन्होंने एक उपन्यास लिखा है, स्ट्रिंगल थ्रेड। और 1 अक्टूबर जब इनके जन्मदिन था, उसी दिन इनका ये पुस्तक जो है वो प्रकाशित होकर के इनके हाथों में आती है। और इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने जीवन के उन रिश्तों को, उन उलझे हुए रिश्तों को बहुत ही एक संवेदनशीलता के साथ प्रकट किया है। ये भी आपको अपनी कविता सुनाएंगे अभी। हमारे साथ हैं रेणु शर्मा, जो जर्नलिज्म के हमारी विद्यार्थी रही हैं, और अपने प्रारंभिक करियर में इन्होंने आरजे के रूप में भी काम किया है। आकाशवाणी जयपुर से ये जो हमारा सिटी FM है, उसके लंबे समय तक इन्होंने आरजेइंग की और डिबेट्स और उसमें बहुत सक्रिय भागीदारी रही। हमारी अनेक सेमिनार्स में इनका बराबर उपस्थिति, सक्रिय उपस्थिति बनी रही। और अभी इनका कुछ समय पहले ही एक काव्य संग्रह जज्बात नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त किया है। जज्बात में जिस तरह से उन्होंने आसपास के माहौल को, घटनाक्रम को, जो सारा हमारा राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रम है, उसको बहुत गहराई से देखा, समझा, महसूस किया, और उस घटनाक्रम के माध्यम से उन सारे भावनाओं को उन्होंने शब्दों में पिराया। हमारे साथ प्रियंका कटारिया भी हैं, जो लगभग 1.5 दशक से आकाशवाणी दिल्ली और डीडी नेशनल, इनके साथ एक एंकर के रूप में जुड़ी हुई रही हैं, और जो बड़े महत्वपूर्ण, या जो कहना चाहिए कि देश भर में जो लोकप्रिय कार्यक्रम थे, जैसे मेरी बात, ये डीडी भारती का बहुत एक लोकप्रिय कार्यक्रम था, और जो डीडी नेशनल का एक साहित्यिक कार्यक्रम है पत्रिका, और संयोग से आज से कुछ वर्ष पहले उसी साहित्यिक पत्रिका जो डीडी नेशनल का था, उसमें मुझे एक बार जाने का मौका मिला था, सहभागिता करने का। तो वहीं इनसे मेरा एक पहला परिचय था, और वो परिचय फिर एक और आगे बढ़ा, और अनेक साहित्यिक आयोजनों में इनकी हमारे साथ सक्रिय सहभागिता रही। इसके पूर्व उन्होंने जब ये जर्नलिज्म का कोर्स कर रही थी दिल्ली से, डिप्लोमा कोर्स, तब उनको मौका मिला हैदराबाद में ईटीवी के साथ करीब 2 साल तक काम करने का, और ईटीवी राजस्थान और ईटीवी MP, इसमें कॉपी एडिटर और न्यूज़ एंकर के रूप में, तो पूरी खबरों की पैकेजिंग कैसे होती है इसका उन्होंने प्रशिक्षण लिया। दिल्ली के 2 प्रमुख अखबार जनसत्ता हिंदुस्तान के साथ भी इन्होंने एक इंटर्न के रूप में काम किया, और निरंतर कविताएं लिख रही हैं ये। और इनके भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अक्सर मैं इनकी कविताओं को देखता पढ़ता रहता हूँ। इसके अलावा साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते फीचर राइटिंग में भी इनकी विशेष रुचि रही है, और एक मैगजीन है मंथली पीस मेकर, जो मुख्य रूप से पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस पर केंद्रित है, उसमें भी ये बाकायदा लिखती रही हैं। और 15 अगस्त 26 जनवरी, विशेषकर 26 जनवरी की जो परेड होती है, उसकी भी इन्होंने आकाशवाणी से एंकरिंग की है। तो इस तरह से हमारे पास मल्टी डायमेंशनल जो कहना चाहिए कि कवि कवित्रियाँ हैं, वो हमारे बीच में हैं। और हमारे साथ डॉक्टर उषा साहनी भी हैं, जिनसे मेरा परिचय एक रिफ्रेशर कोर्स के दौरान जयपुर में यहाँ हुआ था, और तभी मैंने इनकी जो साहित्यिक अभिरुचियाँ थी उसको देखा, महसूस किया। उस समय तक इनकी एक पुस्तक जो शेक्सपियर के नाटकों पर उन्होंने काम किया था, वो प्रकाशित हो चुकी थी, और उसके बाद इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसमें इन्होंने मीडिया और लिटरेचर, इसको लेकर के जो उनके आर्टिकल्स थे, उन आर्टिकल का कंपाइलेशन छपा था। और हमारे यहाँ 2018 में एक ऑल इंडिया मीडिया एजुकेटर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत आए थे, उन्होंने उसका लोकार्पण किया था। इसके बाद इनकी एक महत्वपूर्ण कृति आती है, एक मतलब उषा जी की खास बात यह है कि ये गद्य और पद्य दोनों में समान अधिकार से लिखती हैं, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखती हैं। तो इनका एक किताब छपी थी, हर लाइफ हिज वेज, उसमें 4 बड़ी कहानियां हैं। वो जीवन के इसी तरह का जो सत्य घटनाएं हैं, जिस तरह का उन्होंने अपने आसपास के परिवेश में देखा, महसूस किया, उन्हें उन्होंने कहानी के रूप में प्रस्तुत किया।
और ये कहानी भी काफ़ी, ये पुस्तक जो है इनकी काफ़ी लोकप्रिय रही और अमेज़ॉन के माध्यम से बड़ा अच्छा इनको रिस्पॉन्स भी मिला उसमें। और हाल ही में इनकी एक और काव्य संग्रह छपा, मैं और मेरे एहसास, इस नाम से इनका काव्य संग्रह आया है और फेसबुक पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगातार इनको हम देखते पढ़ते रहते हैं। ये ट्रेनर भी हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग भी दी है और इंग्लिश स्पोकन और ये जो एरियाज़ हैं यूथ के एक तरह से उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उस दिशा में भी इनकी सक्रिय भूमिका रही है। आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र, उनसे भी मेरा परिचय इन्हीं वेबिनार्स के माध्यम से हुआ था। जब इनके कॉलेज ने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आयोजन किया था, वहाँ पहली बार इनसे मेरा एक तरह से संवाद और इनको सुनने का अवसर मिला। मूलतः आप वाणिज्य के विद्यार्थी हैं, लेकिन वाणिज्य के विद्यार्थी होने के बावजूद साहित्य में गहरी पैठ रखते हैं, आप स्वयं भी लिखते हैं। और उस दिन भी जब हमारा ये वेबिनार था, उस समय भी इन्होंने अपनी कुछ पद्य रचनाएं सुनाई थी, शेरो शायरी भी की थी। तो एक वाणिज्य का विद्यार्थी इस तरह का एक साहित्यिक सरसता को लिए हुए है, ये उनके व्यक्तित्व की खास बात है। वाणिज्य के क्षेत्र में शोध अनुसंधान में तो लगातार अनवरत काम कर ही रहे हैं आप, लेकिन जो साहित्यिक रुचि आपकी रही है और जो आपका एक लेखन पे आपका अधिकार रहा है, उस दृष्टि से हमें लगा कि हमारे लिए ये क्षण महत्वपूर्ण होंगे जब एक ऐसा साहित्य का विद्यार्थी जिसका वाणिज्य विषय होने के बावजूद इस क्षेत्र में उनकी इतनी रुचि रही है, तो हमें लगा क्यों नहीं हम उनकी भी रचनाओं का यहाँ आज रसास्वादन लें। तो इन्हीं सब कवि कवियत्रियों के परिचय के बाद मैं डॉक्टर उषा से अनुरोध करूंगा कि आज की इस पूरी जो हमारी काव्य गोष्ठी है, इसका वो संचालन करें और अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर उषा। धन्यवाद सर। हमारे मध्य जितने भी श्रोतागण और दर्शक उपस्थित हैं, अब भली प्रकार से परिचित हो चुके हैं हमारे सभी युवा कविजनों के साथ। परिचय प्रोफेसर भानावत जी दे चुके हैं, उसे पुनः ना करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्वास्तिक साहनी जी को कि वे मंच पर आएं और अपनी कविताओं का मंचन करें। स्वास्तिक साहनी जी। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सम्मानित कविजन, एक्सप्रेशंस ऑफ पोएट्स हार्ट जो कि कम्युनिकेशन टुडे के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, हर्षित हूँ कि आज इस मंच से मुझे अपना काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस वेबिनार श्रृंखला के संयोजक आदरणीय प्रोफेसर संजीव भानावत जी व आयोजन सचिव डॉक्टर उषा साहनी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। संसार में सबसे खूबसूरत और खास जीव यदि कोई होता है तो वो है हम मनुष्य, और हमें खास बनाती है हमारी व्यक्त करने की क्षमता। दुख, हर्ष, रोष, हर प्रकार की भावनाओं को हम सरलता से व्यक्त कर सकते हैं, और उसमें भी सबसे खूबसूरत भाव है प्रेम का। प्रेम, मोहब्बत, इश्क, यही तो है जो हम सबको बांध कर रखता है, जोड़ कर रखता है। यदि ये ना हो तो हमारा अस्तित्व व्यर्थ सा हो। मगर अफसोस ये है कि कभी कभी इश्क जैसी पाक भावना को भी समझने में हम असमर्थ हो जाते हैं। इसी विषय पर मैं अपनी पहली कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसका शीर्षक है इश्क है इबादत। कहने को तो इश्क है इबादत, इश्क का रंग नहीं, रूप नहीं, ना कोई धर्म ना ही जाति। कहने को तो इश्क है इबादत, इश्क का रंग नहीं, रूप नहीं, ना कोई धर्म ना ही जाति। मगर फिर भी करते हैं हम फैसला, कौन सा इश्क जायज कौन सा नाजायज। मगर फिर भी करते हैं हम फैसला, कौन सा इश्क जायज कौन सा नाजायज। उम्र में हो अंतर तो इश्क नहीं बेशर्मी, जाति हो अलग तो इश्क नहीं असंस्कारी। यदि धर्म हो अलग तो इश्क कहाँ, फिर तो हो जाता है अपराध गद्दारी। और गलती से हो समलैंगिक तो इश्क नहीं तौबा, वो तो है अप्राकृतिक बीमारी। यूं तो लोग इश्क में होते हैं घायल, मगर कुछ को हो जाती है फांसी भी। यूं तो लोग इश्क में होते हैं घायल, मगर कुछ को हो जाती है फांसी भी। अजीब सा दस्तूर है ना दोस्तों कि कौन सा इश्क है इलाही और कौन सा है बेहयाई, ये तय करना हक है समाज का जो दिया है आपने और हमने ही। ये तय करना हक है समाज का जो दिया है आपने और हमने ही। ऐ मेरे समाज के ठेकेदारों,
रहने दो इश्क को इबादत ही, रहने दो इश्क को इबादत ही, उठा लो अपनी सोच पर से पर्दा, होने दो इस अंधेरी रात का सवेरा, होने दो इस अंधेरी रात का सवेरा, रहने दो इश्क को इबादत ही, रहने दो इश्क को इबादत ही। मेरी अगली कविता भी कुछ इसी भाव पर आधारित है, जिसका शीर्षक है ख्वाब। प्रस्तुत करना चाहूंगा। पलकों पर सजाया था मैंने ख्वाब एक सलोना, फूलों की सेज सा बना होगा मेरा आशियाना। पलकों पर सजाया था मैंने ख्वाब एक सलोना, फूलों की सेज सा बना होगा मेरा आशियाना। होगी किसी को मेरे हर्फ और ख्यालों से बंदगी, हिना की खुशबू से बंधन इश्क का बनेगा शादमानी। और फिर जब जुल्फें उसकी लहराई, जब आई उसके लबों से खनक सी, फिर जब जुल्फें उसकी लहराई, जब आई उसके लबों से खनक सी, तब आमद हुआ उसका मेरे दिल की चौखट में। ख्वाब अब हो रहा था हकीकत में तब्दील, कुर्बत के धागों से पिरोया गया, खैरो ऐफियत की बरखा से भीगा हुआ, इश्क का लिहाफ था उसने मुझे उड़ाया। कुर्बत के धागों से पिरोया गया, खैरो ऐफियत की बरखा से भीगा हुआ, इश्क का लिहाफ था उसने मुझे उड़ाया। यकीन हुआ हो गई थी मोहब्बत मेरी मुकम्मल, यकीन हुआ हो गई थी मोहब्बत मेरी मुकम्मल, मगर फिर न जाने क्यों ऐसा हुआ कि अचानक सब बेरंग और धुंधला हो गया, अचानक सब बेरंग और धुंधला हो गया। और फिर जब आंखें मेरी खुल गईं, वो हंसी ख्वाब बस ख्वाब ही रह गया, वो हंसी ख्वाब बस ख्वाब ही रह गया। उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आई होंगी मेरी कविताएं। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत स्वास्तिक साहनी जी। माँ हूँ और यदि कोई भी ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर खूबसूरत टिप्पणी करूंगी तो लगेगा कि पार्शियल हो रही हूँ, लेकिन इस मंच को संभालते हुए ये मेरी ड्यूटी है और गर्व है इस बात का कि खूबसूरत तो लिखता है उसको दिल भर आया। एक पल का समय दीजिए। स्वास्तिक, जिस विषय को आपने चुना और जिस खूबसूरती से उसको आपने दर्शाया अपने शब्दों के माध्यम से, इश्क, कोई दो राय नहीं कि इस एक शब्द, इस एक भावना के बगैर हम में से कोई भी व्यक्ति इस खूबसूरत जीवन को जी सकता है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे हम पर्सनल लेवल पे बात करें या प्रोफेशनल लेवल पर बात करें, किसी न किसी रूप में ये जुड़ाव, ये मोहब्बत, ये इश्क, ये प्रेम, ये जरूरी है। बेहद खूबसूरत कृति आपकी। साथ ही आपने जब भावनाओं को पिरोया दूसरी कविता के माध्यम से, ये कविता मैंने पहली बार सुनी है और सुंदर लगा कि आपने इस बार उर्दू के शब्दों का भी इसमें बखूबी प्रयोग किया। तो खुश हूँ कि मैं सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही अपने काम को कुछ निखार पाई, आपने उर्दू के शब्दों का भी बखूबी प्रयोग किया। बहुत खूब, सदा खुश रहें, खूब बढ़ें और इसी प्रकार अपनी लेखनी को, इस सफर को जारी रखें। इसी के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी अब रेणु शर्मा जी को। एक कोमल हृदय, बहुत ही भावुक छोटी सी कन्या, ये भी एक छोटी सी बच्ची की माता जी हैं, किंतु इनका हृदय अभी भी बहुत बाल चंचलता से भरा हुआ है। मेरा इनसे मिलना हुआ था कॉन्फ्रेंस में और इनकी जो खूबियां हैं मुझे वहां समझ में आ चुकी थी। इत्तेफाक की बात है और प्रोफेसर भानावत जी का आशीर्वाद है कि हम सब एक मंच पर इस प्रकार से जुड़ पा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करती हूँ रेणु शर्मा जी को अपने काव्य पाठन के लिए। रेणु शर्मा जी। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी। आदरणीय सम्मान्य मंच, भानावत सर, सभी कविगण और सभी साथीगण, सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, सर का बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी कि उन्होंने कम्युनिकेशन टुडे के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन किया और हम जैसे नव रचनाकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म
प्रोवाइड किया कि हम यहाँ पर अपने विचारों को, अपने काव्य को एक दूसरे से साझा कर सके और लोगों तक पहुंचा सके। अधिक समय ना लेते हुए इस संगोष्ठी की शुरुआत में शिल्पा जी ने आरंभ किया था नारी के विषय से, तो मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए इस श्रृंखला में अपना अनुभव जोड़ना चाहूंगी। सबसे पहले जो नारी का जो पहला रूप हमारे सामने आता है वो होता है एक बेटी के रूप में। तो बस उसी से आधारित मेरी रचना है जिसका विषय है बेटी। वो अक्सर मुझे मेरे ही अक्स से, वो अक्सर मुझे मेरे ही अक्स से कुछ इस तरह से रूबरू कराती है। वो अक्सर मुझे मेरे ही अक्स से कुछ इस तरह से रूबरू कराती है। आफताब सी रोशन उसकी आंखें मेरी जिंदगी में उजाले भर जाती है। उसकी प्यारी बातों से, उसकी प्यारी बातों से मेरी ये दुनिया अब हर दिन हर लम्हा गुलजार है। उसकी प्यारी बातों से मेरी ये दुनिया अब हर दिन हर लम्हा गुलजार है। जब वो गुलिस्तां है मेरे आंगन में, जब वो गुलिस्तां है मेरे आंगन में, तो जिंदगी का हर पल ही सदाबहार है। अपनी खूबसूरत हंसी से, अपनी खूबसूरत हंसी से वो अक्सर हमारे सूने जीवन को महका देती है। अपनी खूबसूरत हंसी से वो अक्सर हमारे सूने जीवन को महका देती है। ख्वाहिशें इसकी भी नन्हे से दिल की, ये ना जाने कितनी ही उड़ानें भरती हैं। तेरे मन की हर एक चाहत हो पूरी, तेरे मन की हर एक चाहत हो पूरी, ये माँ दिल से बस यही दुआ करती है। एक बेटी भी होती है घर का चिराग, एक बेटी भी होती है घर का चिराग। हाँ, आज सारी दुनिया भी ये मानती है, हाँ आज सारी दुनिया भी ये मानती है। तो ये तो होता है एक बेटी का रूप। और जिन भी घरों में बेटियां होती हैं या जिनको भी बेटियों की चाहत होती है, वो उन्हें बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड प्यार से रखते हैं। लेकिन आज हम अपने सोसाइटी में देख रहे हैं, अपने समाज में, अपने आसपास देख रहे हैं, हमारे देश में देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हो गए हैं, बेटियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर, समाचारों में या पत्र पत्रिकाओं में हमें पढ़ने को मिलता है, न्यूज में देखने को मिलता है कि बेटियों के किस तरह से कृत्य हो रहे हैं जिन्हें सुनकर ही हमारा दिल दहल जाता है। अभी हाल ही में हाथरस में जो अपराध हुआ था उसके बारे में आप सभी अवगत होंगे। उससे पहले एक वेटरनरी डॉक्टर के साथ कुछ गलत हुआ था, उसके बारे में भी आप सब परिचित होंगे। और हम कैसे भूल सकते हैं उस घटना को जो 16 दिसंबर 2012 को हुई थी, निर्भया कांड। एक ऐसा अपराध जिसके कारण से और जिसकी ज्वाला थी वो राजधानी दिल्ली तक में भभक गई थी और पूरा देश उस समय कितने आक्रोश में आ गया था वो हम सब जानते हैं। और जिस दिन निर्भया के अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस दिन मेरा दिल पर्सनली बहुत खुश था। और आई थिंक बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे लोग जो चाहते थे कि उसको जस्टिस मिले, न्याय मिले, उन सबको बहुत खुशी हुई थी। तो उस दिन जब उसका इंसाफ हुआ था, उस दिन मेरे मन में जो भावनाएं आई थी उन्हें मैंने एक कविता के माध्यम से परोया है। वही कविता मैं आपके साथ प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक भी ही निर्भया है। 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात, 16 दिसंबर 2000 की वो काली रात, कौन भला मानुष यहाँ भूल पाया था। 16 दिसंबर 2000 की वो काली रात, कौन भला मानुष यहाँ भूल पाया था, जब एक बेटी बहन की इज्जत को कुछ भूखे भेड़ियों ने नौच खाया था। बहुत रोई, बहुत रोई वो बहुत बिलखी, बहुत रोई वो बहुत बिलखी, पर उस लड़की पर ना किसी ने रहम किया। बहुत रोई वो बहुत बिलखी, पर उस लड़की पर ना किसी ने रहम किया। कर दी गई फिर वो हदे पार, जिसने इंसानियत को बस शर्मसार किया। वो जीना चाहती थी, वो जीना चाहती थी अपने हर पल को, पर सांसें उसकी हौले हौले थम रही थी। वो जीना चाहती थी अपने हर पल को, पर सांसें उसकी हौले हौले थम रही थी। बेबस सी तब निर्भया की माँ अपनी बेटी का ये दर्द देख रही थी। बहादुर से जीवन की जंग ये लड़ते, बहादुरी से जीवन की जंग ये लड़ते, आखिर निर्भया की आंखें बंद हुई। तब उस बेटी के लिए इंसाफ की गुहार ले निर्भया की माँ ने एक लंबी जंग लड़ी। अपनी करनी का अंजाम जानकर, अपनी करनी का अंजाम जानकर एक राक्षस ने अपना जीवन खत्म किया, पर जिंदा रह गए जो 4 भेड़िए, उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए उस मां ने दुर्गा बन लंबा संघर्ष किया। हर हथकंडे अपनाए, हर हथकंडे अपनाए उन गुनहगारों ने जिन्होंने स्त्री जाति को बस शर्मसार किया। पर हर रात की सुबह होती है,
पर हर रात की सुबह होती है सुनो, आज इंसाफ की देवी ने ये सिद्ध किया। फांसी पर लटकाए गए जब वो दरिंदे, फांसी पर लटकाए गए जब वो दरिंदे, इस दिन का हिंदुस्तान ने बड़ा इंतजार किया। कितनी रातों से ना सोई उस माँ की आंखें, कितनी रातों से ना सोई उस माँ की आंखें, आज उन्होंने आंसू छलकाने से इनकार किया। नमन करता है ये देश, नमन करता है ये देश उस माँ के जज्बे को, नमन करता है ये देश उस माँ के जज्बे को, जिसने अपनी प्यारी दुनिया को खोकर हर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया। और जब बेटियों की ही बात हो रही है और स्त्री की ही बात हो रही है, तो स्त्री का एक और खूबसूरत रूप हमारे सामने आता है, एक माँ के रूप में। एक माँ जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमारी सारी दुनिया होती है। और जब भी हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी माँ ही याद आती है। तो बस माँ के ऐसे ही रूप को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ लिखा है। कविता का शीर्षक भी है माँ। बेटी बहन पत्नी, बेटी बहन पत्नी दोस्त, हर रूप में वो सहज ही ढल जाती है। बेटी बहन पत्नी हर रूप में वो सहज ही ढल जाती है, पर बनती है जब एक औरत माँ, हाँ संपूर्ण नारी तभी कहलाती है। 9 महीने अपनी कोख में रखकर, 9 महीने अपनी कोख में रखकर एक नवजीवन का पोषण करती है, अपने रक्त से सींचती है वो संतान को, इसलिए माँ जगत जननी कहलाती है। प्रेम का विशाल सागर लुटाती माँ, प्रेम का विशाल सागर लुटाती माँ, जिंदगी के थपेड़ों से हमें बचाती है। प्रेम का विशाल सागर लुटाती माँ, जिंदगी के थपेड़ों से हमें बचाती है, उसकी ममता की छांव पाकर हमारी दुनिया की सारी चिंता मिट जाती है। निस्वार्थ प्रेम और सेवा की ये मूर्त माँ, निस्वार्थ प्रेम और सेवा की ये मूर्त माँ, हमें जीवन पथ पर सही राह दिखाती है, इंसानियत के हर गुण को सिखलाती है वो, इसीलिए माँ प्रथम गुरु कहलाती है। जिंदगी जब भी अपना कठोर रूप दिखाती है, जिंदगी जब भी अपना कठोर रूप दिखाती है, उस दौर में माँ ही सबसे ज्यादा याद आती है। जिंदगी जब भी अपना कठोर रूप दिखाती है, माँ ही उस दौर में सबसे ज्यादा याद आती है। सुना है देवता भी इसके आगे नतमस्तक होते, सुना है देवता भी इसके आगे नतमस्तक होते, इसीलिए माँ के चरणों में जन्नत कहलाती है, इसीलिए माँ के चरणों में जन्नत कहलाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, काफी समय ले लिया है मैंने और अपनी काव्य आप सभी के सामने पेश करने की कोशिश की है, और हम चाहेंगे कि जो हमारे और भी साथी हैं वो अपनी रचनाएं पेश करें। शुक्रिया। रेणु जी बहुत खूबसूरत, बहुत मार्मिक। जिस रेणु को मैं जानती आई अभी तक, रूप ही बदल गया। और गूज़बम्स समझते हो रेणु, छोटा बच्चा, मतलब आई फील लाइक यू एज अ किड ओनली। रोंगटे खड़े हो गए आपकी पंक्तियों को सुन करके, बेहद खूबसूरत। कहीं ना कहीं दिल में एक ख्याल आया कि हम बेटी, माँ, बहन सबकी बात कर रहे हैं। मंच पर हमारे साथ बहुत सारे पुरुष भी जुड़े हुए हैं। कुछ पंक्तियां मैंने पुरुषों के ऊपर लिखी थी, क्योंकि इनके बगैर हमारा चलना मुमकिन तो नहीं है। और व्यथाएं यदि हम सब हमारे साथ हैं, तो पुरुषों के साथ भी यकीनन है। तो ये पंक्तियां किसी व्यथा को नहीं दर्शाती हैं, लेकिन एक भावना जो मुझ में आई थी कि साथ चलो पुरुष, साथ चलो, फिर एक बार चलो, उसी भावना को ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं। प्रोफेसर भानावत जी की परमिशन हो तो मैं भी 4 पंक्तियां पढ़ ही लूं। प्रस्तुत कर रही हूं। कहो तुम पुरुष कौन, निशक्त बतलाओ तो क्या नाम दूं तुम्हें। जान लो, पहचान लो, स्मरण कर लो। प्रभावशाली, विराट, अखंडित, अजेय एवं समृद्ध तुम। प्रत्येक क्षण रहे करनी सुदृढ़ व मजबूत। कुछ नहीं नामुमकिन, कठिन, दुष्कर सा। नारी से हो पल्लवित, बने उसी का लौह कवच। तुम बलवान, साहसी, संयमी एवं पालनहार। समय परिवर्तन चक्र में पड़ कदापि भ्रमित न हो। ना ही तुम निर्बल, निशक्त, विचल
न शक्तिहीन, कर बैठो खुद को विमुख अपने पौरुष से, प्रतिभु निश्चितता से प्रयास कर जुट जाओ पुनः, सृजन करो नवीन ऐसा मनमोहक दिव्य संसार, नारी की प्रबलता बने तुम्हारा हथियार। साथ चलो कि पुकारता अब युग ये नवीन है, रूपसी और पौरुष का संगम अद्भुत सृजित हो। इन भावनाओं के साथ प्रयास सदा यही रहेगा कि ये पुरुष और नारी जो कि एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, कहीं भी हो, किसी भी रिश्ते के साथ जुड़े हुए हों, सदैव साथ चलें और इस संसार को वही खूबसूरती प्रदान करें जो ईश्वर ने मनु और श्रद्धा को इस धरती पर भेज करके करने की, इस सुंदरता को बनाए रखने की कोशिश की थी। उसी की इन्हीं भावनाओं के साथ आमंत्रित करती हूँ प्रियंका कटारिया जी को, जो कि आकाशवाणी, दूरदर्शन इत्यादि पर अपने बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन कर चुकी हैं, लिखती भी हैं और प्राध्यापिका भी रह चुकी हैं और माँ भी हैं और खुद भी एक छोटी सी बालिका हैं। आपसे भी मेरा परिचय कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ और आपके अंदर की भी वो कोमल भावनाओं, उनसे तो बहुत अच्छी तरीके से मेरा परिचय है। आज एक कवियत्री के रूप में इस मंच पर आप हमारे साथ हैं। आपको आमंत्रित करती हूँ आपके काव्य पाठ के लिए। प्रियंका कटारिया जी। नमस्कार, धन्यवाद उषा जी। इस राष्ट्रीय वेबिनार में और आप सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। और आज के इस मंच के द्वारा मैं अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविताएं लिखने का जो शौक है वो एक दशक के पत्रकारिता और मीडिया में कार्य करने के उपरांत ही शुरू हुआ। बहुत सारी चीजें देखने को मिली और मन में हमेशा यही ख्याल आया कि जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं उनको अपनी उन भावनाओं से प्रकट करें कि सुनने वाले के जो सांसें हैं वो थम जाए, वो उस विषय पर सोच विचार करे, खुशी अनुभव करे। तो मेरी कविताएं कुछ उन्हीं कोमल शब्दों को लिए हुए हैं जिसमें सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन भावनाएं यही है कि जीवन के हर पहलू पर हम अपने विचार रखें। और मेरी कविता का शीर्षक है ये कश्मकश। न जाने क्यों है ये कश्मकश, जीवन के किसी कोने में छटपटाता मन, चिराग तले अंधेरे में घुटता मन, एक नियति सा स्थिर पल, ये अखबार, ये टीवी पर समाचार, रिश्तों के टूटते ताने बाने, संवेदनाओं के बिखरते धागे और इनके बीच क्रंदन करता समय का आकुल क्षण। न जाने क्यों है ये कश्मकश। दिवाली के बाद प्रदूषण से दिन में होता घना अंधेरा, करहाती नदियां, रोते बिलखते पत्ते, टूटती हरी भरी डालियां और इनके बीच घुटता हुआ दम। न जाने क्यों है ये कश्मकश। तभी तो मन में क्रंदन के बाद शोर है, हवाओं के तूफानी होने का इंतजार है, सूरज की चमकती किरणों की छाया के छिटकने की प्रतीक्षा है। इन सबको मैं अपनी मुट्ठी में कैद कर लूंगी। एक दिन इस अंधेरे में छोटे छोटे घरौंदे में सजा लूंगी फुलवारी। तुम देखना एक दिन अपने आईने में मैं अपनी तस्वीर देखूंगी, शांत प्रसन्नचित उमंग से लबरेज, ललाट पर सूरज की लाली की बिंदी लगाए। और मेरी जो दूसरी कविता है उसका शीर्षक है तुमसे मिलना। तुमसे मिलना ऐसा था मानो अधूरे सपनों का साकार हो जाना। अंधेरी रात थी, उदासी थी, मन में तूफान था, जीवन में बिखराव था। तुम्हें देखा तो लगा कोई चांद चुपके से अंधेरे में आकर जीवन को उजाले से भर गया। तो सच मानो तुम मेरे लिए रोशनी हो। बसंत में फूलों को देखकर ऐसा लगा मानो ये तुम्हारी अलग अलग छवियां हैं। ये होठ गुलाब की पंखुड़ियां हैं, भावनाएं उनकी सुगंध है, अभिव्यक्ति पराग है जो फूलों की पंखुड़ियों के बीच दुनिया की नजरों से बचाकर अभिव्यक्त होती है। हाँ,
ये सच है, तुम्हारी मुस्कान फूलों की मुस्कान है और हमारे लिए जीवन की प्रेरणा। तुम खुशी हो, जुल्फों की घनी छाव में रूप का श्रृंगार हो, ठंड की ठिठुरन में ऊनी शॉल, गर्मी की उमस में शीतल हवा और बरसात के झोंकों के बीच हरियाली हो तुम। तो चलो एक बार फिर एक नई यात्रा शुरू करें, इस जगह से उस क्षितिज तक, उस पार तक, दीन दुनिया से अलग, एक साथ खुशियों को आत्मसात करते हैं। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस मंच ने मुझे समय दिया और अपनी कविताओं को प्रस्तुत करने के लिए एक बहुत ही बड़ा मंच भी दिया। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत प्रियंका जी। कश्मकश, किसके साथ नहीं जुड़ी हुई हैं ये कश्मकश की बातें? क्या यूं करना चाहिए, क्या यूं करना चाहिए, हम ऐसा कहेंगे या ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या परिणाम होगा। कश्मकश, खूबसूरत, अति सुंदर। साथ ही आपकी बेहद छू जाने वाली बात, जिसमें आशा, सकारात्मकता खूबसूरती से झलक रही थी। आपकी दूसरी कविता, इस आशा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। ये समझ कि आज अगर रात है तो कल सवेरा होगा ही होगा, इस समझ के साथ ही हम अपने इस जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, मोहक बना सकते हैं। बेहद खूबसूरत प्रस्तुति आपके द्वारा भी प्रियंका कटारिया जी। उम्मीद करेंगे कि फिर हम आपको सुने, भविष्य में बार बार सुने। आप सभी कविजनों को इसी के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी आज के इस वेबिनार सीरीज के हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश चंद जी को, और साथ में सूचित भी करना चाहूंगी कि हम जिस वेबिनार सीरीज के साथ आज जुड़े हुए हैं, इसी वेबिनार सीरीज में ही हम एक और सीरीज चला रहे हैं। अभी बहुत सारे मैसेजेस फोन पर आ रहे हैं जिनमें कि ये कहा जा रहा है कि बहुत और भी हमारे साथ कवि हैं, इस मंच पर भी हमारे साथ कवि हैं जो जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर दिनेश चंद जी के बाद मैं एक छुपे हुए कवि को आमंत्रित करने वाली हूँ, सरप्राइज। और साथ में ये भी घोषणा यहीं से करती हूँ कि कुछ और कवियों का हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है। एक व्यक्ति से एक मैसेज आया हुआ है। इस तरह से काफी सारे कवि हैं, टैलेंट है हमारे साथ, जो कि इस मंच पर हमारे साथ जुड़ना चाहता है। तो इस वेबिनार सीरीज के अंदर ही हम एक और सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, कर ही चुके हैं। ये पहला हमारा एक्सप्रेशंस फ्रॉम द हार्ट ऑफ पोएट्स था। इस पहले वाले सेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर दिनेश चंद जी को कि वे अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से इस सत्र की अध्यक्षता करते हुए हमें सुनने का अवसर प्रदान करें उनकी कविताओं को। प्रोफेसर दिनेश चंद जी। डॉक्टर उषा साहनी। सर वीडियो ऑन कर लीजिए सर। जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। Audible? I'm audible, madam? Yes sir, जी सर। Fifth day. Visible होंगे मैडम? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। Fifth national webinar of the webinar series of Communication Today. Professor Gandawat ji, Editor Communication Today, University of Rajasthan. इस वेबिनार की ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी डॉक्टर उषा साहनी, अन्य कविगण मैडम शिल्पा भंडारी जी, रेणु शर्मा जी, प्रियंका कटारिया जी एवं परिवार का ही सदस्य है हमारा
स्वास्थ्य कहानी। इस वर्चुअल वेबिनार के माध्यम से ये मेरा सौभाग्य ही है कि आप जैसे विद्वजन के बीच पाकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। डॉक्टर उषा साहनी ने 2 दिन पहले बात रखी थी कि पर आप भी कुछ कीजिएगा, सुनाइएगा। मैं इस संबंध में यही कहूँगा कि कुछ जीन्स हैं मेरे बाबा जी के, पापा जी के, सभी लोग टीचिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे, एक फैमिली रही मेरी पीछे। वही थोड़े बहुत जो भी भाव मेरे आ जाते हैं मैं लिख पाता हूँ। इस कोविड-19 में ये जो एक वेबिनार जो सीरीज का आयोजन किया जा रहा है अति प्रशंसनीय है, और जो हमारा संप्रेषण की जो भाषा है, कम्युनिकेशन की जो हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें जो प्रेम शब्द है, प्रेम का जो कम्युनिकेशन है, वो मैं ये मानता हूँ सबसे सशक्त जो माध्यम है वो कविता है। सानी ने अभी एक उपन्यास की रचना की, बड़ी उपलब्धि है। इतनी कम उम्र में एक उपन्यासकार हमारे सामने प्रस्तुत है। लेकिन प्रेम की भाषा, प्रेम के रूप में यदि हमें अभिव्यक्त करना है तो हमें कविता का सहारा ही लेना पड़ेगा। किस स्तर की कविता है, मंचनीय है या कुछ लोगों के बीच में ही बैठकर करने की बात है, क्या अलग बात है, कैसी विधा है। मैंने अपनी रचना लिखी और उसमें मैंने बात की, तो मैं आपके सामने रख भी रहा हूँ। और माँ शारदे को नमन करते हुए माँ शारदे के लिए मैंने भी 2 पंक्तियां लिखी, जिसमें डॉक्टर उषा साहनी ने बहुत अच्छा आगाज किया, बहुत अच्छी शुरुआत की माँ सरस्वती प्रस्तुत कर। मैं भी आपको स्मरण करते हुए 2 पंक्तियां, उसके बाद फिर मैं अपनी रचना। ज्ञान की दे किरण शारदे, ज्ञान की दे किरण शारदे, आ गया मैं शरण शारदे, ज्ञान की दे किरण शारदे। वहां से मैंने प्रार्थना की, देखनी गुप्त संसार को, लेखनी गुप्त संसार को, दे सके जागरण शांति, दे किरण शांति। माँ से मैंने प्रार्थना की है कि मेरी जो लेखनी है, मेरी जो भी कविताएं हैं, में कैसे भाव हो कि मैंने अपनी प्रार्थना में भी व्यक्त किया है। गीत दूं प्रीत के नीत के, गीत दूं प्रीत माँ सरस्वती से, माँ शारदे से जो मैंने प्रार्थना की, उसी को मैंने अपने ऊपर लागू करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सारे जहां में प्रीत जगाओ तो कोई बात बने, हाँ कोई बात बने, दुश्मनों में मीत बनाओ तो कोई बात बने, हाँ कोई बात बने, तो कोई
बने, कोई बात बने। कहने को तो बहुत कुछ कहा करते हो, कहने को तो बहुत कुछ कहा करते हो, उसे अमल में लाओ तो कोई बात बने, हाँ कोई बात बने। सारे जहां में प्रीत जगाओ तो कोई बात बने, बात बने। किया था यूं ही मैंने बंद दरवाजा, कटोशा सानी। किया मैंने बंद दरवाजा, खुद सांकल खटखटाओ तो कोई बात बने, हाँ कोई बात बने। सारे जहां में प्रीत जगाओ तो कोई बात बने, हाँ कोई बात। धन्यवाद। अति सुंदर, बेहद खूबसूरत। आपकी वाणी में जो मधुरता है, पहले आपने माँ शारदे को नमन किया, वो भी इट वाज फैबुलसली मेलोडियस सर। उस मधुरता के साथ ही आपने जो विषय लिया, बार बार उसी बात की पुनरावृत्ति हो रही है कि वो एक ऐसा शब्द है, वो एक ऐसा भाव है कि जिसके बिना ये संसार चल नहीं सकता। उसी भाव को लेकर आपने इन पंक्तियों की रचना की, बेहद खूबसूरत तरीके से आपने इनको प्रस्तुत किया। यही पक्ष प्रोफेसर संजीव भानावत जी आपके विषय में कह रहे थे कि वाणिज्य के विद्यार्थी और प्राध्यापक और आज की तारीख में प्राचार्य होने के बावजूद भी ये जो साहित्यिक रुचि आपकी है और जो साहित्यिक प्रस्तुति आप जिस तरह से अपनी मधुर वाणी में आप दे पाए हैं, देते आए हैं, बल्कि मैं तो आपको कई बार सुन भी चुकी हूँ, काबिले तारीफ है। और इसी बात के लिए, इस बात को बिल्कुल जस्टिफाई करता है कि चाहे आप किसी भी विषय से संबंध रखते हो, आपके हृदय के अंदर ये कोमल भावनाएं होती ही हैं, बशर्ते कि बस आप उनको उन भावों के साथ उजागर कर लें। और सर, आप बेहद खूबसूरती से इन्हें उजागर कर पाए, प्रस्तुत कर पाए। हमें हर्ष है कि आपने इस मंच पर हमारा साथ देकर इस सत्र की अध्यक्षता की। भविष्य में भी हम इसी तरह आपका साथ चाहेंगे। खूबसूरत प्रस्तुति के लिए आपका आभार। पुनः आपको आमंत्रित करूंगी। अभी कुछ पल पहले मैंने एक सरप्राइज नाम खोलने की बात की थी। फॉर्मर आईएएस राजेंद्र भानावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा जो वेबिनार सीरीज है, इसकी जो पहली वेबिनार हमारी शुरू हुई थी, उस वेबिनार से लेकर आज तक सर के बहुत ही अनमोल जो विचार हैं वो आप हमारे साथ साझा करते आए हैं और बहुत सारे विषयों पर आपने अपने विचारों को व्यक्त करके हमें भी ज्ञान प्रदान किया है। और आज इस बात से भी हम अनभिज्ञ नहीं हैं कि आप भी एक खूबसूरत लेखक हैं और हम चाहेंगे कि इस मंच पर उस सरप्राइज नोट पर अचानक आपको आमंत्रित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। और उससे पहले मैं प्रोफेसर संजीव भानावत जी से अनुरोध करूंगी कि सर के विषय में एक जो खूबसूरत जानकारी पहले भी मुझे मिल चुकी है वो सर के मुख से आए। प्रोफेसर संजीव भानावत जी। सर अनम्यूट करिए सर। प्रोफेसर संजीव भानावत जी, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? मुझे लग रहा है कि सर तकनीकी व्यवधानों की वजह से सुन नहीं पा रहे हैं।
राजेंद्र भानावत सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, आपको सुनने की इच्छा है, प्लीज सर। देखिए, धन्यवाद उषा जी और संजीव जी। अभी कई तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो ये सबको जूझना ही पड़ता है तकनीकी युग में, ये जरूरी है। जुड़ गया तो चलो संजीव जी। संजीव जी सर के विषय में 2 शब्द बिल्कुल जरूर बनते हैं सर, बिल्कुल बनते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये मेरे से कहीं बटन गलत दब रहे हैं, कुछ हो रहा है। मुझे बार बार बुलाना पड़ रहा है, लेकिन मैं मोबाइल से जुड़ गया हूँ। और भानावत जी का परिचय देने के लिए मुझे जो आदेश दिया गया है, तो पहला परिचय यही है कि आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और दूसरा जो है, आप भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, और उन पदों पर हमारे विश्वविद्यालय में भी आप रजिस्ट्रार के रूप में आपने काम किया, ओएसडी के रूप में काम किया, और राजस्थान के टूरिज्म और लिटरेसी जो कैंपेन थे उसको आगे बढ़ाने में बहुत आपके इनोवेटिव जो एफर्ट्स रहे, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया। ये तो इनका प्रशासनिक अनुभव तो खैर बहुत लंबा है, लेकिन मुख्य रूप से एक कवि हृदय भी आप हैं। और अभी कल परसों मेरी बात हो रही थी, इन दिनों आप हमारे राजस्थान का एक दैनिक अखबार है राष्ट्रदूत, उसमें समसामयिक विषयों पर आप आलेख लिख रहे हैं। और पिछले दिनों में लगभग, यदि वो बता रहे थे कि यदि मैं काउंट करूं तो करीब 2000 पृष्ठ वो हिंदी में लिख चुके हैं अपने हाथ से। देखिए, हम लोग जिस पीढ़ी में हैं उसमें अब नई पीढ़ी तो सारा कंप्यूटराइज कर रही है काम, लेकिन हम लोग हाथ से मतलब लिख रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि वो बराबर जो हमारा आज का दौर है उस पर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक लेखक और साहित्यकार के रूप में सदा टिप्पणियां करते रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि मुझे अपने विश्वविद्यालय के जीवन में बहुत सारी सेमिनार्स में आपका बाकायदा मुझे सानिध्य मिलता रहा है, और बराबर आपके वैचारिक योगदान से हमारी वो जो सेमिनार्स हैं उनमें भी एक विशेष दिशा मिली है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर अपनी एक कविता सुनाकर हम सभी को अनुग्रहित करें। श्री राजेंद्र भानावत जी। धन्यवाद संजीव जी और उषा जी और सभी कवि साथियों और श्रोतागण। देखिए, मैं पहले बता दूं, विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। विज्ञान का विद्यार्थी और प्रशासनिक सेवा दोनों का समन्वय ऐसा होता है कि कविताओं को शायद वैसे तो दूर दूर से कोई बहुत रिश्ता ना हो, लेकिन क्या होता है, प्रशासनिक सेवा में रहते हुए कई जगह गाँव में कई स्थितियों में देखने जाने सुनने का अवसर मिलता है। तो कुछ बातें जो मन में आई तो उनको एक कुछ शब्दों में कविताओं के रूप में कुछ कभी पिरोने का प्रयास किया है। तो एक दो जो कविताएं हैं मैं आपको सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, बहुत बिना भूमिका के। पहला तो इसी पे है कि लोगों की जो बहुत सारी धारणाएं होती हैं, खासतौर से आईएएस अधिकारियों के बारे में जो धारणाएं लोगों से सुनने को मिलती हैं, तो उनको मैंने इस कविता, छोटी सी कविता के माध्यम से कैसी धारणा बन गई आईएएस ऑफिसर्स के बारे में, वो मैंने इसको संक्षेप में लिखने का प्रयास किया, कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। प्रशासनिक सेवा में आने के वर्षों बाद एक दिन मिला एक पुराना मित्र, बोला, यार तुम तो वैसे के वैसे हो, बिल्कुल नहीं बदले, लगता ही नहीं इतने वर्षों से आईएएस हो। मैं चकित हुआ, पूछा क्या सींग उगने चाहिए थे? मैं चकित हुआ, पूछा कि क्या सींग उगने चाहिए थे? वह बोला, नहीं यार, फिर भी कैसे आईएएस हो तुम? सबसे अब भी हंसकर बोलते हो, सीधी सरल बात करते हो, देखकर मुंह नहीं मोड़ते, नेताओं के चक्कर नहीं लगाते, पैसा नहीं बनाते, बीवी तुम्हारी लूना चलाती है। जब कविता लिखी थी उस समय वो लूना पे कॉलेज में पढ़ाने जाती थी, उस समय की थोड़ी पुरानी होगी कविता। बीवी तुम्हारी लूना चलाती है, साधारण सी साड़ियां पहनती हैं, कितने बेवकूफ हो तुम, कितने बेवकूफ हो तुम, क्या फर्क पड़ता यदि थोड़ा पैसा बना लेते, बीवी को सरकारी गाड़ी में घुमा देते, नेताओं की हाँ में हाँ मिला लेते, तो तुम्हारे पास भी आलीशान बंगला होता, गिफ्ट लाने वालों की लंबी सी कतार होती, आईएएस बन नहीं पाए। मित्र के जाने के बाद यह सोचकर मन हुआ बड़ा व्यथित विचलित, मित्र के जाने के बाद यह सोचकर मन हुआ बड़ा व्यथित विचलित कि कैसी धारणा है आईएएस के बारे में। जो लोग देश का तंत्र चलाते हैं वे ऐसे ही गुणों से, इन्वर्टेड कॉमा में, वो ऐसे ही गुणों से क्यों परिपूर्ण हो? क्या सरल सहज हितकारी व्यवहार आईएएस के लिए संभव नहीं?
क्या सरल सहज जनहितकारी व्यवहार आईएएस के लिए संभव नहीं। तो ये तो हुई हमारी जात के लोगों के बारे में, धारणा के बारे में। फिर दूसरी एक छोटी सी कविता और है, अगर आपकी अनुमति हो संजीव और उषा जी की, तो मैं पढ़ देता हूँ छोटी सी और एक। अनुमति है उषा जी? सर आप अनुमति मत मांगिए सर, प्लीज शर्मिंदा मत करिए। अनुमति के बिना तो कोई काम, हमारा तो सरकारी अधिकारियों को तो वैसे ही आदत पड़ जाती है अनुमति लेके काम करने की, इसलिए प्लीज सर। ये है इस कविता का शीर्षक। ये आज की जो कई सारी युवा पीढ़ी जिनसे संपर्क में आने का अवसर मिलता है और जिस प्रकार से वो माँ बाप के द्वारा हांके जाते हैं, उनकी व्यथा जब किसी ने मेरे सामने व्यक्त की, तो उसको देख करके ये उसके शब्द हैं, युवा के शब्द हैं, कई युवा साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन शब्दों को मैंने, शब्द मेरे हैं लेकिन बातचीत उससे हुई थी उस एक आधार पर है। कविता का शीर्षक है मेरी भी सुनो, मेरी भी सुनो। यही सुन सुनकर तो बड़ा हुआ हूं मैं, यही सुन सुनकर तो बड़ा हुआ हूं मैं। ऐसा न करो, वैसा न करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, देर से घर मत आओ, खेलो मत, पढ़ो, समय खराब मत करो, पिक्चर मत देखो, दोस्तों के साथ गप मत मारो। कभी किसी ने नहीं कहा, कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम्हारी इच्छा है वो करो, कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम्हारी इच्छा है वो करो। मुझे क्या बनना है, क्या पढ़ना है, यह भी आपने ही तो तय किया। मुझे क्या बनना है, क्या पढ़ना है, यह भी आप ही ने तो तय किया। समय की धारा बहती रही और मैं कब बच्चे से किशोर और किशोर से युवा हो गया, पता ही ना चला। मैं उस खिलौने की तरह चला जिसका रिमोट आपके पास था, मैं उस खिलौने की तरह चला जिसका रिमोट आपके पास था, मेरे पास तो हरगिज नहीं। अब जब रिमोट की बैटरी कमजोर हो गई, या शायद खिलौना बड़ा हो गया, अब जब रिमोट की बैटरी कमजोर हो गई या शायद खिलौना बड़ा हो गया, तब मुझसे कहा जाता है कि मैं चलूं, तब मुझसे कहा जाता है कि मैं चलूं। कैसे चलूं मैं, कैसे तय करूं मैं, या कैसे शायद जीऊं मैं। लगता है मैं चल सकता नहीं, शायद लकवा मार गया है। निर्णय ले सकता नहीं क्योंकि निर्णय की क्षमता ही नहीं बची। मैं सुन सुनकर शायद बहरा भी हो गया हूं क्योंकि अब तो आपकी आवाज भी सुनाई देती नहीं। जी करता है चिल्लाऊं जोर से, गला फाड़ के, और कहूं कि कोई तो मेरी आवाज सुनो, कोई तो मेरी आवाज सुनो। पहले न सुनी न सही, पहले न सुनी न सही, अब तो सुनो ताकि जान सको कि मैं भी एक इंसान हूं, केवल पोता बेटा भाई नहीं, कि मैं भी एक इंसान हूं, केवल पोता बेटा या भाई नहीं। बंद करो डांटना मुझे मेरी गलती पर, बंद करो मुझे डांटना मेरी गलती पर। प्रवचन मत दो मुझे जीने के तरीके पर, मत रोको मेरी धारा को, बहने दो मुझे हवा के साथ। सुनने आने की कलकल, चिड़ियों की चहचहाहट, देखने दो कलियों को का फूल बनना, सूरज का उगना और डूबना, चांदनी रात में चांद को, अंधेरी रात में तारों को। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ नहीं लौटा पाओगे मेरे बचपन के वे दिन, नहीं लौटा पाओगे मेरे बचपन के वो दिन जो बहुत पीछे छूट गए हैं। लेकिन शायद, अंतिम पंक्तियां, लेकिन शायद इसे पढ़कर और बच्चों का बचपन, इसे पढ़कर और बच्चों का बचपन बचपन में ही बूढ़ा होने से बच जाए। खिलने दो, मुस्कुराने दो और बनने दो उन्हें वैसा जैसा वे चाहते हैं। बनने दो, खिलने दो, मुस्कुराने दो और बनने दो उन्हें वैसा जैसे वे चाहते हैं। बस केवल इतना भर कर लो कि उनकी आवाज कान लगाकर सुन लो, ताकि बाद में जीवन भर पछताना ना पड़े और बाद में जीवन भर पछताना ना पड़े। ये दो कविताएं मैंने रखी हैं और कभी बाद में दूसरा दौर चलेगा तो और सुनाएंगे। बाकी अभी आपको इसके लिए बहुत बहुत, शायद दूसरा दौर न भी चले, अगली श्रृंखला में अगला जब नंबर आएगा तब देखेंगे। मैं दूसरे आपके सबके समय पर अतिक्रमण किया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और मुझे अपनी कुछ बात रखने का, सुनाने का अवसर दिया, तो धन्यवाद। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपका हृदय से धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी कविताएं हमारे साथ इस मंच पर साझा की और यकीनन हमारे पास जो और
कवियों से, युवा कवियों से जो हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है कि वो भी प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारी ये वेबिनार सीरीज के अंदर जो एक और पोएट्री सीरीज हम चला रहे हैं, उसमें हम उन्हें बुलाएंगे जी। जो मेरी एक सीनियर हैं डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल, उन्होंने अभी अभी मुझे बोला है 2 लोग और अपनी कविताएं ही भेज चुके हैं ऑलरेडी, तो हम जरूर प्रोफेसर संजीव भानावत जी से विचार विमर्श करके हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि इस मंच का इस तरह से सदुपयोग हो पा रहा है। और आपकी कविताएं बिल्कुल सही सर, हर प्रोफेशन के अपने हैजार्ड्स होते हैं और अपनी ही एक बिलीफ होती है कि ये प्रोफेशन है तो ये व्यक्ति ऐसा होगा या ये प्रोफेशन इस तरह से काम कर रहा होगा, लेकिन जो उसकी असलियत होती है वो तभी समझ में आती है जब हम उस व्यवसाय में, उस प्रोफेशन में, उस सर्विस में हम ज्वाइन कर लेते हैं। हम भी सरकारी महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो हमें भी पता है कि कितनी कठिनाइयां आती हैं और किस तरह से काम होते हैं। और कहने वाले लोग कई बार यूं कटाक्ष भी कर जाते हैं कि क्या सरकारी महाविद्यालय आप करते ही क्या होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, कुछ और है। और हम सारे लोगों से जुड़ करके हमारे प्रयासों की वजह से ये भारत देश इतनी अच्छे लेवल पर आज है और निरंतर इसी प्रगति पर रहेगा, ऐसी हमारी आशा है। यकीनन आपने कहा दूसरा राउंड, हमारे साथ जो कविजन जुड़े हुए हैं उनकी एक एक कविता और हम साझा करेंगे। इसी श्रृंखला को जारी करते हुए, कंटिन्यू रखते हुए, मैं शिल्पा जी को फिर से आमंत्रित करूंगी कि उनकी एक कविता और वो इस मंच पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। शिल्पा जी। अनम्यूट शिल्पा, अनम्यूट करो। बहुत धन्यवाद, बहुत ही आनंद आ रहा है आप सबकी इतनी बेहतरीन कविताएं सुन के। और राजेंद्र भानावत भाई साहब जो मेरे कजिन ब्रदर ही हैं, उनकी इतनी बढ़िया कविता सुन के सच में आनंद आ गया। और इतनी सीखने की बात लगी कि हम बच्चों को कैसे ध्यान बिना रखे कैसे टोक देते हैं, कैसे उन्हें खिलने से पहले ही शायद मुरझाने पे मजबूर कर देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आपकी इतनी बढ़िया कविता के लिए और इतने बढ़िया शब्दों से हमें इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू वेरी मच। तो मेरी एक कविता जो कि मेरी पुस्तक कभी प्रकाशित हो रही है, भाई साहब ने कहा खुद से खुद की संकलन का नाम है, और उसी की टाइटल जो मेरी ये कविता है मैं आपको सुनाना चाहूंगी। खुद से खुद की तलाश। दे रही दबिश हल्के से, दे रही दबिश हल्के से, खुल रही परतें हौले से, मैं की खोज में पुलक रही जिंदगी रोमांच से, हर्ष से, बिखेर रही लम्हे गरम जोशी से, बिखेर रही लम्हे गरम जोशी से, सहेज रही कुछ पल खामोशी से, अपनी पहचान की खोज में, अपनी पहचान की खोज में सवर रही जिंदगी सलीके से, धुआं हो रही हर उलझन समझ से, धुआं हो रही हर उलझन समझ से, आस जग रही इबादत से, खुद को जानने की जिद में, खुद को जानने की जिद में गुजर रही जिंदगी ठसके से, जगा रही जिंदगी अपनी चिर परिचित ठाप से, जगा रही जिंदगी अपनी चिर परिचित ठाप से, बुला रही अपने मधुर कंठ से, स्वयं से साक्षात्कार की कोशिश में, स्वयं से साक्षात्कार की कोशिश में मुस्कुरा रही जिंदगी सवालों के दरमियां से, कुछ बीत गई कुछ बीत रही कुछ बीत जाएगी, कुछ बीत गई कुछ बीत रही कुछ बीत जाएगी, मगर जिंदगी तो हरदम ही गीत गुनगुनाएगी, खुद की खोज के आगोश में, खुद की खोज के आगोश में प्यार लुटा रही जिंदगी बड़े इत्मीनान से, बड़े इत्मीनान से। धन्यवाद आप सबका, इस मंच का, और बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भानावत जी एवं उषा साहनी जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू शिल्पा जी, वंस अगेन इट वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरती से अपनी बात को आपने प्रस्तुत किया कविता के माध्यम से। हृदय से आपका आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए।
धन्यवाद। आप एक बार पुनः आमंत्रित करती हूँ स्वास्तिक साहनी को। स्वास्तिक साहनी, आप अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित हैं। मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर संजीव भानावत जी का, डॉक्टर उषा साहनी जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। सबकी कविताएं अपने आप में बहुत ही खूबसूरत थीं और मुझे हर कविता से कुछ ना कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा। मेरी जो अगली कविता है वह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर है, जिस पर शिल्पा मैम, रेनू मैम भी अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। मैं उसमें आगे अपने भाव जोड़ना चाहूँगा। आक्रोश आ जाता है सीने में, आंसू आ जाते हैं आंखों में, जब गूंज सुनाई देती है देश की बेटियों बहनों की चीखों की, जिन्हें झोंक दिया गया है हैवानियत की लपटों में। समझ नहीं आता कि कैसे कोई इतना क्रूर हो सकता है, मगर अब समय का पहिया घुमाने की बारी आ गई है और वो करना आपको और हमें ही है। इन्हीं मिश्रित भावों के धागे में पिरोई है मैंने अपनी ये अगली कविता, जिसका शीर्षक है लाल। अपनी माँ के लाडले लाल थे ना तुम, उसकी आंखों के तारे राज दुलारे उसके आंचल में खेल बड़े हुए। फिर ममता को छलनी करते कैसे न डरे, फिर ममता को छलनी करते कैसे न डरे। दुर्गा माँ को चुनरी लाल भेंट की थी ना तुमने, मूरत के चरण स्पर्श कर हाथ जोड़े आराधना उसकी कर अपनी सलामती की मांगी मन्नतें। फिर उस ही मंदिर में कुकर्म करते कैसे तुम्हारे हाथ न कांपे, उस ही मंदिर में कुकर्म करते कैसे तुम्हारे हाथ न कांपे। मांग अपने इश्क की लाल से सजाई थी ना तुमने, प्यार से सहेज ख्याल हमेशा रखोगे, सुख दुख में रहोगे साथ, किए थे ना वादे। फिर उसकी चीखती ना को कैसे नहीं समझे, उसकी चीखती ना को कैसे नहीं समझे। रक्षा का लाल धागा बांधा था ना बहना ने तुम्हें, परेशानी कोई हुई तो संभाल तुम लोगे, साथ उसका तुम हर मोड़ पर दोगे। फिर कैसे किसी बहन के साथ राक्षस से क्रूर तुम हो सके, कैसे किसी बहन के साथ राक्षस से क्रूर तुम हो सके। बिटिया को लाल जोड़े में सजा दे खुश हुए थे ना तुम, उसकी हर मुराद हो पूरी यही आशा करते, उसकी परिवार की बगिया खिल खिलाए। फिर कैसे किसी बेटी के साथ ये घिनौना कर्म कर पाए, कैसे किसी बेटी के साथ ये घिनौना कर्म कर पाए। मगर आज लाल हैं आंखें उस माँ की आंसुओं से, लाल हैं हाथ उस पत्नी के चूड़ियों के टूटने से, लाल है चेहरा उस बहन का शर्मिंदगी से, लाल है बदन उस बिटिया का हैरानी और अचंभे से। मगर लाल है आज कुछ और भी, लाल है आज कुछ और भी, लाल है जीभ दुर्गा की जो बन गई हैं अब माँ काली, लाल है जीभ दुर्गा की जो बन गई हैं अब माँ काली। उठेगी तेरे आंगन में बदले की लाल आंधी, होगी अब लाल तेरे दामन की जमी, द्रौपदी अब बनेगी कृष्ण खुद ही, द्रौपदी अब बनेगी कृष्ण खुद ही, करेगी लाल अपने बाल तेरे अपराध के खून से ही, करेगी लाल अपने बाल तेरे अपराध के खून से ही, द्रौपदी अब बनेगी कृष्ण खुद ही। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हृदय को झकझोर देने वाली ये पंक्तियां स्वास्तिक, आपकी उम्र और उसके साथ इन भावनाओं का समझ लेना गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और सभी युवा इस तरह से ही सोचने लगें तो जो भी अत्याचार, जो भी कुरीतियां हमारे देश में हैं, आशा है स्नेह स्नेह खत्म हो जाएंगी। सुंदर अभिव्यक्ति। अब आमंत्रित करना चाहूंगी रेणु शर्मा जी को एक बार पुनः आपकी एक कविता की प्रस्तुति के लिए। रेणु शर्मा जी। रेणु जी अनम्यूट करिए अपने आप को। माहौल थोड़ा संजीदा हो गया है। स्वस्तिक की कविता बहुत ही इमोशनल कर देने वाली और आज के हालातों को बखूबी हमारे सामने रखने वाली थी। मैं थोड़ा सा अब इसको दूसरे डायरेक्शन में ले जाऊंगी।
स्वस्तिक ने पहले कहा था, उन्होंने बताया था मोहब्बत के बारे में कि मोहब्बत, इश्क ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस जो मोहब्बत, इश्क या प्रेम का जो बंधन होता है इसमें बनते हैं या कोई हमें अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप किसी के साथ इस रास्ते पर चल रहे होते हैं और अचानक कोई अपना हाथ बीच रास्ते में आपको छोड़ करके खींच लेता है, तो वो उस समय आप कैसा फील करते हैं? मतलब जिंदगी जी रहे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन अंदर दिल के बहुत कश्मकश चल रही होती है और किस तरीके से आप उस कश्मकश से निकलते हुए अपने आप को संभालते हैं और किस तरह से अपने आंसुओं को पोंछकर मुस्कुराना सीखते हैं, जिंदगी को जीते हैं। बस कुछ ऐसे ही भावों को प्रस्तुत करती है मेरी ये कविता, जिसका शीर्षक है अश्क। दस्तक और आवाज तो कानों के लिए है, दस्तक और आवाज तो कानों के लिए है, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। दस्तक और आवाज तो कानों के लिए है, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। खुशी और गम तो जज्बात हैं इस धड़कते दिल के, खुशी और गम तो जज्बात हैं इस धड़कते दिल के, मगर जिसमें तन मन झूम उठे उसे मोहब्बत कहते हैं। मेरे ख्यालों में उसका आना जाना तो लगा ही रहता है, मेरे ख्यालों में उसका आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन जो एक झलक उसका दीदार हो जाए उसे ही इबादत कहते हैं। हकीकत और फसाने के बीच, हकीकत और फसाने के बीच जिए जा रहे हैं हम, हकीकत और फसाने के बीच जिए जा रहे हैं हम। ख्वाहिशों का पिटारा जहां दफन है उसे ही हसरत कहते हैं। तुझे दोस्त कहूं या दुश्मन, तुझे दोस्त कहूं या दुश्मन ये कैसी कश्मकश है, तुझे दोस्त कहूं या दुश्मन ये कैसी कश्मकश है, जिसे रिश्ते ही समझ ना आए उसे अजनबी कहते हैं। यादों की धुंधली तस्वीरें, यादों की धुंधली तस्वीरें जब मन का सुकून छीन ले, यादों की धुंधली तस्वीरें जब मन का सुकून छीन ले, बेवजह बेचैनियों को गले लगाना शायद इसे ही कहते हैं। जब दूर तलक दौड़कर, जब दूर तलक दौड़कर ठहर जाएगा तू राही, जब दूर तलक दौड़कर तू ठहर जाएगा राही, कश्ती का साहिल पे आना इसे ही कहते हैं। भीगी हुई नम आंखों से, भीगी हुई नम आंखों से जब कोई मुस्कुराना सीख ले, भीगी हुई नम आंखों से जब कोई मुस्कुराना सीख ले, अश्क छुपाने के इसी अंदाज को हम जिंदगी कहते हैं, अश्क छुपाने के इसी अंदाज को हम जिंदगी कहते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति रेणु जी, एक बार पुनः इन भावों को प्रस्तुत करते हुए आपकी वाणी में भी जो एक मर्म सा था, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी व्यक्ति किसी भाव को व्यक्त करता है वो बखूबी आपके हृदय से जिस तरह से निकल कर आता है वो उसको बिल्कुल सार्थक कर देता है कि आपने जब उनको लिखा होगा तो आपने उनको महसूस किया होगा। इसका मतलब आप अपने आसपास की चीजों से, अपने आसपास की स्थितियों से इतना अच्छे से कनेक्ट कर लेती हैं कि आप उन भावों को अपने शब्दों के माध्यम से खूबसूरती से प्रस्तुत कर पाती हैं। बेहद खूबसूरत। थैंक यू सो मच रेणु जी। इसी के साथ एक बार पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी प्रियंका कटारिया जी को आपकी एक प्रस्तुति के लिए। प्रियंका कटारिया जी। उषा जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि जो कविताएं होती हैं, जब उनकी शुरुआत होती है, उनके आरंभ के लिए हम अपने आसपास की चीजों या किसी भी ऐसी वस्तु, व्यक्ति या अपने आसपास होने वाले घटनाओं से जब अपने आप को जोड़ पाते हैं या उसके मर्म को समझ पाते हैं, तब कविता बनती है। और कविता को बनने के लिए शब्द जो है वो आपके पास बहुत मात्रा में होने चाहिए, ताकि उनको पिरो के एक ऐसी माला बनाई जा सके जिस माला को जब आप पहने तो लोग वाह वाह करें। तो उसी प्रकार अब तक जितनी भी कविताएं मैंने इस मंच पे सुनी, वो वाकई ही वो माला का रूप है, जिनको देखने के बाद और सुनने के बाद दिल से एक आवाज आ रही है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है बूंद। एक बूंद थी मैं मामूली सी, कुछ नहीं बस हल्की सी, पल भर में मिल जाती थी माटी के कण में और नजर भी ना आती थी। फिर एक झोंका आया ऐसा, अंजुलि में भर मेरी बूंद बूंद को बना दिया
एक पूरा गागर जैसा। अब मैं छलकती हूँ, उठती हूँ और गिरती हूँ। प्यास बुझाने की ताकत मुझ में, कुछ कर पाने की अब क्षमता मुझ में। अब तो बस यही तमन्ना है, अब गागर से सागर बनना है। उस अंजुलि को अब सजाना है, उस अंजुलि को अब पाना है, जिसके स्पर्श से रची मैं, गढ़ी मैं, ता उम्र छलकना है उस अंजुलि में। जब सागर मैं बन जाऊंगी, उसको फिर ना भूल पाऊंगी। फर्क यही बस होगा हम दोनों के बीच। पहले मैं थी अंजुलि के बीच, अब अंजुलि होगी सागर के पानी के बीच। तालमेल ये जीवन भर का, प्यार है अनंत जीवन का। कैसे ये कम हो पाएगा, नित नए रंगों से सदैव ताजा ही होता जाएगा। कहते हैं पानी का रंग ना होता, वो तो केवल गहरा होता। मैं भी केवल मन में गहरा गोता खाऊंगी, जीवन भर बेरंग रहकर रंगों को जीवन दे पाऊंगी। ये मेरी क्षमता की ललकार है, मेरी ही चर्चा अब हर बार है, हर बार है, हर बार। धन्यवाद। सुंदर अभिव्यक्ति। एक बार पुनः प्रियंका जी। धन्यवाद। जिस माधुर्य के साथ आपने प्रस्तुति दी है वो भी काबिले तारीफ, आपके शब्द भी, और वाणी में तो आपके बहुत ही खूबसूरत लय है। और हृदय से आप सभी का, प्रियंका जी के साथ साथ सभी के लिए एक शब्द जो प्रियंका जी ने कहा, वाह क्या बात है। इन्हीं छोटे से शब्दों के साथ मैं अब मंच प्रोफेसर संजीव भानावत जी को शेयर करने के लिए आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स, और जो कि हमेशा सकारात्मक ही होते हैं, हमें प्रेरित करने वाले ही होते हैं, आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर संजीव भानावत जी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए और आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। प्रोफेसर संजीव भानावत। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार मुझे पुनः आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आज के हमारे सभी कवि और कवियत्रियों इनके प्रति आभारी हूँ कि हमारा विचार तो लगभग 60 मिनट का था, लेकिन मैं घड़ी देख रहा हूँ लगभग 90 मिनट, 1.5 घंटा अपना ये सत्र चला है। और जो अधिकांश कवि हैं अपने मिड 20-30s में हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है किस तरह से अपने परिवेश को लेकर के बहुत सजग और सतर्क है। जब इस तरह की भावनाएं हैं तो भविष्य जो है वो मुझे लगता है कि स्वर्णिम ही है, क्योंकि जिस तरह से हमारे उन पारिवारिक रिश्तों को, हमारे जीवन के उन बंधनों को, जो हमारा राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रम है, उस पर जिस तरह से एक संवेदनशील दृष्टि से देखने, समझने, महसूस करने, और पूरा प्रकृति मतलब हमारे इस पूरे परिवेश के जो नानाविध उपादान हैं वो किस तरह से किसी रचनाकार को प्रभावित कर सकते हैं। और उन चरित्रों में से, जैसा लगभग सभी ने एक स्वर में ये कहा, कि उन्हीं चरित्रों में से हमें कुछ सोचने के लिए एक इस तरह का आधारभूत कहना चाहिए कि दिशा बोध मिलता है, और उसी के माध्यम से ये रचनाएं कालजयी बन जाती हैं। इन सभी रचनाएं थी, उन्होंने हमें सोचने के लिए विवश किया। इस प्रकार के लगातार लेखन से हमें आशा करनी चाहिए कि आने वाले समय में कहीं हमारा मानसिकता जो है उसमें भी परिवर्तन आएगा। मैं एक बार पुनः आप सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए, जैसा डॉक्टर उषा ने कहा कि हम आने वाले समय में और भी जो कवि इस तरह की अपनी बात कहना चाहते हैं उन सब के साथ, बल्कि कोशिश करेंगे कि प्रति सप्ताह हम इस तरह के आयोजनों को करते रहें ताकि थोड़ा इसमें वैविध्य भी बना रहे। और सबसे अधिक धन्यवाद तो हमारे उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने अपना समय दिया और प्रोत्साहन दिया। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक जानकारी केवल और कि हमारा अगला जो आयोजन है वो 16 तारीख को है, वो यूनिसेफ के साथ है। कोविड पीरियड में किस तरह की मीडिया की रिपोर्टिंग हो रही है, उसमें जो आज तक की श्वेता झा हैं वो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी। वो कोरोना पॉजिटिव रही थी, कैसे उन्होंने संघर्ष किया। यूनिसेफ की यूएस की जो एक हमारी वहाँ कंट्री की यहाँ राजस्थान की चीफ है वो हमारे साथ होंगी, और भी हमारे मित्र होंगे।
और 18 तारीख को एक महत्वपूर्ण आयोजन हम लोग कर रहे हैं, वो ये टीआरपी को जो लेकर अभी टीवी चैनल्स के बीच में एक तनाव शुरू हुआ है, उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। टीआरपी, कंटेंट एंड क्रेडिबिलिटी, इसमें कुछ जर्नलिस्ट भी हैं और कुछ एकेडमिक से जुड़े हुए लोग भी हैं, तो आप सभी को आमंत्रित हैं उसमें सहभागिता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।